Hello student, welcome back to Ali classes. Today we are going to discuss about cell of class 9. So let me start. First of all, biological name of cell. Actually ये जो सेल है ये इंग्लिश वर्ड है. इसका बायोलॉजिकल नेम, सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो. सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो. और स्टडी ऑफ सेल यानी कि सेल का जो अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ सेल, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी. साइटोलॉजी. अगर आप सेल के बारे में सीख रहे हो तो ये साइटोलॉजी कहलाएगा. बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. देखो यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है. बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन ये अलग हो गया और बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कहेगा, ह्यूमन का नाम नहीं लेगा. तो आप क्या लिखोगे? तो बिगेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग. ओके, ये सबसे बड़ा सेल होता है. स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा. इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPLO. PPLO. ओके, माइकोप्लाज्मा. बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन. अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें बिगेस्ट सेल क्या होता है? तो वो होता है आपका फीमेल एग, यानी कि आप लिख सकते हो इसको एग. इसी का दूसरा नाम है ओवम. ओवम. आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में. ओके बेटा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन. अगर छोटा सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो ये हो जाएगा स्पर्म सेल. ये हो जाएगा स्पर्म सेल. सबसे छोटा सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है स्पर्म सेल. और सबसे बिगेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में तो वो हो जाएगा आपका ओवम. आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ओवम और स्पर्म जब आपस में कंबाइन होता है तो वो जाइगोट को फॉर्म करता है. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. माइक्रोग्राफिया. तो देखो सेल का खोज जो है, सेल का डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था. और इस बात को उसने एक बुक में लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया. तो माइक्रोग्राफिया इज नथिंग, इट इज अ बुक इन विच रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क. तो रॉबर्ट हुक ने अपने वर्क को एक बुक में पब्लिश किया 1665 में. उसी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. ये क्या है? ये सिंपली एक बुक है जो पब्लिश हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेकिन ये जो डेड सेल था, ये जो सेल था वो डेड था. ठीक है, कब किया इन्होंने? 1665 विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. तो बेटा सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया 1665 में. और सबसे खास बात यह है कि खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से इन्होंने किया. अब सवाल है, द क्वेश्चन राइजेस इन आवर माइंड कि हाउ सेल इज डिस्कवर्ड. सेल का डिस्कवरी किस तरह से हुआ? तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक लुक्स द कॉर्क या स्लाइस ऑफ कॉर्क. स्लाइस ऑफ कॉर्क का मतलब होता है नरम छाल. पेड़ का नरम छाल होता है एक तरह से. तो रॉबर्ट हुक लुक्स स्लाइस ऑफ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड इट. और उन्होंने पाया कि इट लुक लाइक अ हनीकॉम्ब. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो देखे ये जो बार्क है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल हनीकॉम्ब के जैसा दिख रहा है. हनीकॉम्ब के जैसा दिख रहा है. ओके, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया इसका सेल. अब सवाल है कि सेल ही क्यों रखा? क्योंकि सेल का मतलब होता है लिटिल रूम. और आप अगर ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे रूम के जैसा दिख रहा था, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रख दिया सेल. सेल मीन्स लिटिल रूम. ओके, आगे बढ़ते हैं. 1665 के बाद में चीजों कुछ डेवलप हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ. और एंटोनियन वॉन एंड लीवेट ने 1678 में एक माइक्रोस्कोप डेवलप किए जो रॉबर्ट हुक के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से काफी इंप्रूव्ड था. ओके बेटा, यानी ये कुछ हाई पावर का था. तो इन्होंने फिर से सेल को देखा
और उस वक्त इन्होंने देखा कि सेल के अंदर जो है तो इन्होंने देखा कि सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो रॉबर्ट हुक नहीं देख पाए थे। ठीक है, तो इन्होंने एंटोन वॉन एंड लियोन हुक ने क्या किया, 1678 में स्पर्म सेल का खोज किया, जो काफी छोटा होता है, जैसा कि हम पहले आपको बता दिए हैं। स्पर्म सेल का खोज किया, या फिर डॉग में स्पर्म सेल का खोज किया, कैट में किया, इंसेक्ट में किया, तो बहुत सारे एनिमल्स में भी जो है स्पर्म सेल का इन्होंने खोज किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्पर्म सेल का खोज किया, स्पर्म सेल का खोज किया। ओके, तो याद रखिएगा हु डिस्कवर्ड द स्पर्म सेल, तो आप नाम याद रखिएगा, एंटोन वॉन एंड लियोन हुक। कब किए, इन द ईयर ऑफ 1678। ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। किसका खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया इन्होंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेकल क्या किए, देखो आप यहाँ पर, हेकल ने एक बात बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है, तो देखो हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है, तो बेटा बहुत सारे कैरेक्टर जो है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर के ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। लाइक कि हम लोग का जो वॉइस है वो पेरेंट्स से मिलता है, फेस जो है वो पेरेंट्स से मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है इसका ट्रांसफर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस। ओके, इस बात को किसने बताया, हैकेल ने बताया 1866 में। फिर से अगेन वी रिपीट, द हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए ट्रांसफर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूक्लियस है। ओके, द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। अगेन वी रिपीट, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, किसने कहा, हैकेल ने कहा। ठीक है, 1866 में। आगे बढ़ते हैं। थियोडोर एन स्वान ने 1839 में इन्होंने क्या किया कि सेल के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया। ओके, इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग बींग्स है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये दोनों ही सेल से बने हुए होते हैं, ओके, इन्हीं के थ्योरी को आर वर्चाव ने 1855 में कुछ सुधार किया, थोड़ा रिफाइन किया, ओके, कुछ मॉडिफाई किया और इन्होंने सेल थ्योरी को लिखा। ठीक है, तो एक्चुअली सेल थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्वान ही थे, लेकिन इनकी ही कुछ थ्योरी को सुधार करके आर वर्चाव ने दिया। अब ये सेल थ्योरी क्या है, तो देखो सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। According to the cell theory, all living organisms are composed of cell। अभी हम बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, वो सभी का सभी किससे बना हुआ है, तो सेल से बना हुआ है। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम लोग। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपको पता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले उस खाना का डाइजेशन होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन होता है, मीन्स कि इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, किसमें होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ओके बेटा, अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो आपको पता है कि ये जो एनर्जी, ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या प्रोवाइड किया, तो एनर्जी को प्रोवाइड किया, और ये जो एनर्जी है
वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि सेल के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है, सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? तो ये होता है एटीपी के फॉर्म में। ओके, एटीपी क्या है वो आपको हम आगे वीडियो में बता देंगे कि एटीपी क्या होता है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। तो ये काम भी जो है किसका है, तो सेल का ही तो है। इसीलिए जो है यहाँ पर कह रहा कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शन है, चाहे वो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया या कोई भी रिएक्शन हो गया, सभी का सभी कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऑल सेल्स arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। इसको हम लोग समझते हैं ढंग से। ऑल सेल्स arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक सेल का फॉर्मेशन होता है और उसी सेल से बाकी सेल भी बनता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मिटा करके देख लेते हैं इसको। जैसे हम लोग देख लेते हैं, आपको पता है एज वी नो डेट स्पर्म कंबाइन होता है ओवम के साथ, एक के साथ, और ये फॉर्म करता है जाइगोट को। क्या फॉर्म करता है, तो जाइगोट को। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, छोटा सा सेल है। ओके, अब ये जाइगोट क्या करता है कि फर्दर डिवाइड होता है, 1 से 2 में बढ़ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, 2 से 4 में बढ़ेगा, 4 से 8 में बढ़ेगा। इसी तरह से जितने भी बॉडी है, बॉडी में जितने भी सेल है, वो सेल किससे बना है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कि जो पहले सेल था उसी से डिवाइड होकर के बहुत सारे सेल बना हुआ है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ कहां से स्टार्ट होता है, तो वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल एक ही बार में डेवलप हो गया, उसमें सबसे पहले सिंगल सेल बनता है और वही सेल जो है आगे डिवाइड होता है और बहुत सारे सेल बनाता है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहा है कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जितने भी सेल्स बना हुआ है ये सब, इसका ये कहाँ से एराइज हुआ है, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, तो सर प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो पहले सेल बना था उसी से डिवाइड हो करके बहुत सारा सेल बना हुआ है। ओके, थैंक यू।